जैसा कि आप देख सकते हैं, ईरान में जश्न थमने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि ईरान ने दुनिया को बता दिया था कि उसका मुकाबला इस्राइल और अमेरिका दोनों के साथ था। अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स के बावजूद उसके परमाणु ठिकानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और उसका परमाणु कार्यक्रम बदस्तूर जारी है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नुकसान नहीं हुआ, उसका प्रमाण न सिर्फ CNN की यह रिपोर्ट दे रही है, बल्कि खुद बेंजामिन नेतन्याहू दे रहे हैं। नेतन्याहू ने राष्ट्र के नाम संदेश में कहा कि अगर ईरान का परमाणु कार्यक्रम आगे चला तो हम फिर से हमला करेंगे। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर ईरान का परमाणु कार्यक्रम बर्बाद हो चुका होता तो दोबारा शुरू कैसे करता? यानी कि कहीं ना कहीं अमेरिका और इस्राइल की बौखलाहट साफ तौर पर दिखाई दे रही है और वो कई मोर्चों पर दिख रही है। जैसे कि आप जानते हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और इस्राइल को सीधे चेतावनी दी कि युद्ध विराम का उल्लंघन मत करो, अपने पायलट्स को वापस बुलाओ। ट्रंप इस वक्त इस्राइल से नाराज हैं। उसका परिणाम यह हो रहा है दोस्तों कि दुनिया भर में इस्राइल अलग थलग पड़ रहा है। आज इस बड़े कार्यक्रम में दोस्तों मैं चर्चा करने जा रहा हूं कि आने वाले दिन इस्राइल के लिए कितने मुश्किल होने वाले हैं। मगर सबसे पहले दोस्तों, मैं आपके सामने एक वीडियो पेश करना चाहता हूं जिसमें आप देख सकते हैं लोगों में, ईरान के लोगों में किस तरह की बेतहाशा खुशी है। हालांकि एक हकीकत है दोस्तों कि इस जंग में उसके कम से कम 900 लोग मारे गए थे। हां, उन्होंने अमेरिका और इस्राइल को जवाब भी दिया है, मगर 900 लोग मारे भी गए हैं। देखिए ईरान की सड़कों पर कैसे जश्न मन रहा है, देखा जाए। और बात वहां नहीं रुकती दोस्तों, आप देख सकते हैं लोग बाकायदा कार रैलीज निकाल रहे हैं। इन तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा है ईरान के लोगों में खुशी का जो उन्माद है, खुशी की जो हद है वो यहां पर दिखाई दे रही है। लोग किस कदर खुश हैं। बाकायदा कार रैलीज निकाली जा रही हैं और इसमें डेथ टू अमेरिका और डेथ टू इजराइल के नारे लगाए जा रहे हैं। उनके तमाम वैज्ञानिक भी इस वक्त सड़कों पर हैं, वो वैज्ञानिक जिनके बारे में इस्राइल ने कहा था कि हमले में इन्हें मौत के घाट उतार दिया गया है, मगर वो लोगों के बीच उतरे हैं। याद कीजिएगा दोस्तों, राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियां अब से करीब 40 घंटे पहले लोगों के बीच उतरे थे, जब लोग जश्न मना रहे थे। यह जश्न कई कारणों की वजह से है। सबसे बड़ा कारण कि अकेले ईरान जो है वो अमेरिका और इस्राइल का मुकाबला करता रहा। दूसरी बात, उसका परमाणु कार्यक्रम उसे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा और यह खुद अमेरिकी अधिकारी कह रहे हैं। यह खुद एक अमेरिकी गुप्त रिपोर्ट है जिसे व्हाइट हाउस भी स्वीकार कर रहा है। इसके अलावा दोस्तों सबसे बड़ी बात, ईरान ने मन मुताबिक इस्राइल के शहरों पर प्रहार किया। न सिर्फ अमेरिका में कतर के बेस पर हमला किया, बल्कि यह भी खबरें आ रही हैं कि बहरीन और दक्षिणी इराक में भी अमेरिकी सैनिक बेसिस पर हमले हुए हैं। हालांकि उसकी औपचारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है, मगर जिस तरह से कतर पर प्रतीकात्मक हमला हुआ, सिंबॉलिकल हमला हुआ, उसमें ईरान ने कम से कम अपनी जनता के लिए यह संदेश दे दिया कि हमने नतांज, इस्फहान और फोर्दो, इन 3 परमाणु ठिकानों पर जो हमला हुआ था उसका बदला ले लिया है। इसीलिए दोस्तों कारों पर इस तरह से लोग जो हैं वो बाहर निकले हुए हैं। तो एक तरफ ईरान जीत का दावा कर रहा है और दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू सामने आते हैं और वो भी जनता के सामने 12 दिन चले इस युद्ध में जीत का दावा कर रहे हैं। सुनिए बेंजामिन नेतन्याहू ने किस तरह से जीत का दावा किया है। אזרחי ישראל היקרים, ב-12 הימים של מבצע עם כלביא, Dear Lion, दोस्तों इसमें दो राय नहीं है कि दोनों ही पक्षों में, दोनों ही तरफ जान माल का जबरदस्त नुकसान हुआ। जहां तक ईरान की बात थी, ईरान कहीं ज्यादा पारदर्शी था और यह अपने आप में बहुत बड़ी विडंबना है, एक बहुत बड़ी आयरनी है। और क्यों, मैं आपको बताता हूं। ईरान लोकतांत्रिक मुल्क नहीं है। इस्राइल एक लोकतांत्रिक मुल्क होने का, लोकतांत्रिक देश होने का दावा करता है। बावजूद उसके इस्राइल में कितने मारे गए, इसको लेकर एक काला पर्दा डला रहा। यही नहीं, लगातार विदेशी रिपोर्टर्स को रिपोर्टिंग करने में दिक्कतें आईं। लगातार इस्राइल उन लोगों को रोक रहा था, परेशान कर रहा था। इससे पहले कि मैं चर्चा करूं
कि आने वाले दिन इसराइल के लिए कितने मुश्किल होने वाले हैं, कितनी बड़ी चुनौतियां उसके सामने आने वाली हैं, मैं आपको सुनाना चाहता हूं जर्मनी की एक पत्रकार की आवाज। वो बता रही हैं कि किस तरह से तेल अवीव में रिपोर्टिंग करना मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि हम जहां पर भी जाते थे इस्राएली पुलिस हमें परेशान करती थी, हमें रिपोर्टिंग नहीं करने देती थी। और रिपोर्टर्स जो वहां से आ रहे हैं, जो पहले इस्राएल के समर्थक हुआ करते थे, अब वो लोग नाराज हो गए हैं। सुनिए जर्मनी की इस रिपोर्टर को। और यह बात इसलिए अहम हो जाती है दोस्तों, क्योंकि मुझे आपको यह बतलाने की जरूरत नहीं है कि इस पूरे मामले में कुछ गिने चुने देश थे जो इस्राएल के साथ थे, जिसमें एक जर्मनी था। जर्मनी के चांसलर लगातार इस्राएल के पक्ष में बयान देते रहे। वैसे तो बयान अमेरिका भी दे रहा था, मगर अब अमेरिका का मोहभंग हो गया है। ट्रंप ने एफ वर्ड का इस्तेमाल कर दिया है इस्राएल के लिए। तो इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि आने वाले दिन इस्राएल के लिए कितने मुश्किल होने वाले हैं, सुनिए जर्मनी की यह पत्रकार जो बता रही है कि इस्राएल के अंदर रिपोर्टिंग करना कितना मुश्किल था। Hi, I'm Sophie. I'm a correspondent for German TV ARD covering Israel, the West Bank and Gaza. And I want to talk a little bit about the challenges we're facing here as Germans. यह भी एक हकीकत है कि ईरान में पूरी तरह से इंटरनेट बंदी हो गई थी। बमुश्किल 3% इंटरनेट चल रहा था। क्यों? क्योंकि इस्राएल का मकसद था सुप्रीम लीडर खामेनी को मौत की घाट उतार देना, और उन्हें बचाने के लिए वहां पर इंटरनेट बंदी कर दी गई थी। इसलिए नहीं क्योंकि ईरान नहीं चाहता था कि दुनिया जाने हकीकत क्या है। उल्टा, याद कीजिएगा, इसी मंच पर मैंने आपको CNN की रिपोर्ट दिखाई थी। CNN के संवाददाता तेहरान पहुंचते हैं जहां लोग प्रदर्शन कर रहे होते हैं, और मैंने कहा था यह बहादुरी की बात है, क्योंकि यहां पर नारे लग रहे थे डेथ टू अमेरिका, यानी कि अमेरिका को मौत दो। बावजूद उसके CNN यहां उतरता है और रिपोर्टिंग करता है। और दूसरी तरफ आपने सुना जर्मनी के पत्रकार के साथ क्या क्या नहीं किया गया। अल जजीरा को रिपोर्टिंग करने से रोक दिया गया। कई पत्रकार जो रिपोर्टिंग कर रहे थे उन्हें रिपोर्टिंग के बीच में से उठा लिया गया। यह सब अमेरिका कर रहा था। मगर अब बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों, पूरे एनालिसिस के साथ मैं आपके सामने जानकारी पेश करूं कि आने वाले दिन इस्राएल के लिए कितने मुश्किल होने वाले हैं, किस तरह से दुनिया में इस्राएल अलग थलग पड़ने वाला है, किस तरह से आने वाले दिनों में बेंजामिन नेतन्याहू की नीतियों की वजह से आम इस्राएली नागरिक के लिए दूसरे देशों में जाना मुश्किल होने वाला है। सबसे पहले दोस्तों, तेजी से बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय अलगाव की स्थिति, यानी कि बहुत तेजी से इस्राएल अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अलग थलग पड़ता जा रहा है, और उसके लिए आपको मेरे इन शब्दों पर गौर करना पड़ेगा। इस्राएल अब इतिहास की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय अलगाव की स्थिति से जूझ रहा है। पहले गाजा जंग और अब ईरान के साथ टकराव ने इसे और बढ़ा दिया है। इसके कुछ बड़े संकेत ये हैं, और ये संकेत क्या क्या है दोस्तों, इस पर गौर किया जाए। पहला संकेत, 300 से ज्यादा इस्राएली रिसर्चर्स को शैक्षणिक बहिष्कार झेलना पड़ रहा है। दूसरा, कई सहयोगी देशों ने हथियारों की बिक्री रोक दी है। तीसरा, विदेशी एयरलाइंस ने तेल अवीव के बेन गुआरिन एयरपोर्ट से उड़ानें बंद कर दी हैं। सांस्कृतिक और अकादमिक साझेदारियों को रद्द किया जा रहा है, और सबसे बड़ी बात, और यह दिक्कत आ रही है अंतर्राष्ट्रीय तौर पर, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में बेंजामिन नेतन्याहू की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ने वाली हैं। इस पर गौर किया जाए दोस्तों। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए हैं, जिससे विदेशी निवेश भी घटा है। सही सुना आपने दोस्तों। अब आप सोचिए, एक देश का नेता है और उसके पूर्व रक्षा मंत्री, दोनों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट। इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात क्या हो सकती है? ऐसा होता है इंटरनेशनल वॉर क्रिमिनल्स के खिलाफ, इंटरनेशनल माफिया के खिलाफ, मगर ये किसके खिलाफ हो रहा है? ये हो रहा है बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ। और बात वहां नहीं रुकती, इससे जुड़ा हुआ है हमारा दूसरा बिंदु कि सेना और इस्राएली अर्थव्यवस्था पर दबाव। जंग की थकान अब साफ दिख रही है। रिजर्व सैनिक ड्यूटी पर आने से इनकार कर रहे हैं। यह स्थिति ईरान के टकराव से पहले ही शुरू हो गई थी। इससे मैन पावर की कमी हो रही है। आर्थिक असर भी गहरा है। रिजर्व बुलावे की वजह से परिवार और बिजनेस दोनों दबाव में हैं। कई लोगों के वर्किंग आवर्स यानी काम करने के घंटे घटे हैं।
शादियां टूट रही हैं और प्रोडक्टिविटी हर सेक्टर में गिर रहा है। और सबसे बड़ी बात, और यहां पर है तीसरा कारण, रणनीतिक कमजोर। लोग अच्छा रहना, याद करके रखना हर टाइम ऐसा अभिषेक सर जी का न्यूज़ आप लोग देखना। और ये चैनल अच्छा लगेगा तो मेरा ये राइट न्यूज़ आर एक छोटा न्यूज़ चैनल बना रहा हूँ, आप लोग और मिल के सब्सक्राइब करना दबा के, और अच्छा न्यूज़ देखने के लिए मेरा साथ हर टाइम रहना। थैंक यू, जय हिंद।